Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our class where we are actually going to do the daily current affairs analysis. And हमारा जो daily current affair and analysis में आज हम कौन से topics करने वाले हैं वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो कौन से टॉपिक्स होंगे भाई? सबसे पहले तो है सेंटर मैंडेटेड हेल्थ स्पेंडिंग हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट। एक्चुअली में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है अकॉर्डिंग टू द डेटा वट एवर वी हैव बीन गिवन in this article. Now the second one is center bans एक्सपोर्ट ऑफ, यहाँ पे ये बैन्स आएगा, ठीक है। बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस टू कंट्रोल वाइट राइस प्राइस, कंट्रोल वाइट राइस प्राइस ओवर हियर इन इंडिया, प्राइस राइज इन इंडिया। सेकेंड वन इज लैंडस्लाइड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड आया हुआ है, तो हम लैंडस्लाइड का पूरा जो स्ट्रक्चर है, मतलब क्या क्यों कैसे होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। उसके अलावा है सुप्रीम कोर्ट अर्जेस सेंटर टू ट्रांसफर चीतास टू अनदर लोकेशन। इसके पीछे के क्या रीजन हो सकते हैं? आप लोगों ने अगर मेरी क्लास बहुत ध्यान से देखी होगी, इससे पहले जो भी एनालिसिस हुआ था, तो आप इसका आंसर बहुत आराम से दे सकते हो। नेक्स्ट इज नो क्विक फिक्स एंड द लास्ट वन इज व्हाई इज कर्च ब्रिज अटैक सिग्निफिकेंट। So these are the ones which we are going to do in today's analysis. But before that, obviously बात है, मैम जो है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगी एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर कोर्सेज, दैट इज यूपीएससी की क्लासेस जो है वो 24 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। फुल फ्लेज जीएस एंड ऑल एवरीथिंग। एनसीईआरटी की क्लासेस तो चली रही हैं, उसके साथ अब जीएस की क्लासेस जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं 24 जुलाई से, तो यू कैन ज्वाइन इट। अपार्ट फ्रॉम दैट बीए, एमए एंड डिप्लोमा प्लस यूपीएससी की जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनकी क्लासेस भी जो हैं वो अभी स्टार्ट होने वाली हैं 24 जुलाई, यानी ये कमिंग मंडे से। सो यू कैन ज्वाइन दीज क्लासेस, एनी ऑफ दीज विच एवर यू वांट। फिलॉसफी ऑप्शनल जो है 1 सितंबर से नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। इसका ये एसे दिस स्कोर एनरिचमेंट प्रोग्राम ऑफ दिस फिलॉसफी इज ऑल्सो गोइंग ऑन। आप इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे एनहांसमेंट प्रोग्राम जो है वो भी उसकी क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड from where you can get the details of these courses, tathastuics.com जो है आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एनसीईआरटी मॉड्यूल, ठीक है, तो एनसीईआरटी की बैच भी चल रही है, यू कैन ज्वाइन इवन नाउ। आप अभी भी जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो। जो भी क्लासेस हो चुकी हैं उसकी आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी, सो यू कैन इवन नाउ ज्वाइन। एंड अभी बहुत सारी क्लासेस बाकी हैं, वो जो क्लासेस हैं वो आपको लाइव मिल जाएंगी। CSAT पेपर 2 इसकी भी कोर्सेज जो हैं, इसमें भी एडमिशन अभी ओपन है, इसकी क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो यू कैन ज्वाइन दिस एज वेल, राइट। चलो, तो एंड अपार्ट फ्रॉम दी वेबसाइट यू कैन कॉल इन ऑन दीज नंबर्स, या फिर जो है यहाँ पे हमारा ऑफिस है, इस एड्रेस पे आप आ भी सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट न्यूज़। एंड पहला न्यूज़ जो है वो हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड आया था, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में जो लैंडस्लाइड आया है, इसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। सो दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ व्हेन दिस लैंडस्लिप हैपेंड। सो ये जो लैंडस्लाइड है ये महाराष्ट्र में आया था। हमको क्या जानना है कि लैंडस्लाइड कैसे होते हैं, ठीक है, उसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं। सो हियर यू कैन सी दिस पर्टिकुलर मैप वेयर इन इंडिया में जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं, वो एरियाज को यहाँ पर आपको दिखाया गया है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्पेसिफिकली कौन से रीजन है, हिली रीजन्स है, माउंटेनियस रीजन्स है, जहाँ से लैंडस्लाइड्स बहुत ही आराम से हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वेस्टर्न घाट वाले जो रीजन है, यहाँ पर भी हिली एरियाज है, सो यहाँ पर भी क्या होता है, लैंडस्लाइड्स होता है। महाराष्ट्र यहीं पे ही आता है, सो यू कैन सी दी पॉइंट ओवर हियर। कलर्स जो हैं सिग्निफिकेंटली इस चीज़ को लेकर के भी दिखाया हुआ है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। जो भी पिंक रीजन है वहाँ पर लैंडस्लाइड्स जो है जब भी होते हैं तो बहुत ही अजादियस होते हैं, बहुत ही खतरनाक वाले होते हैं। एवरी देन नाउ यू मस्ट हैव हर्ड कि जो है उत्तराखंड, यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड हो गया, हिमाचल प्रदेश में एंड ऑल। एंड ये ये ईस्टर्न हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, यहाँ पर भी लैंडस्लाइड्स की खबर अक्सर आती है, जहाँ पर कि आपको अपने न्यूज़ में सुने होंगे कि रोड खराब हो गई, बस गिर गया एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन्स एंड ऑल, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हैपेंड
व्हेन इट कम्स टू दी लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स कैसे, पहले तो देख लेते हैं लैंडस्लाइड का डेफिनेशन क्या हो जाता है अकॉर्डिंग टू दी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे। इनके हिसाब से अगर हम देखें तो लैंडस्लाइड का डेफिनेशन क्या होता है। So a landslide is characterized as the downward movement of a mass of rock, debris or soil along a slope. So इसमें क्या है कि एक स्लोप है, ठीक है, एंड इस स्लोप पे डाउनवर्ड मोशन में यहां पर जो है डाउनवर्ड, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है किस चीज का, मास का मूवमेंट होता है, मास ऑफ रॉक, ढेर सारे रॉक, डेब्रिस या फिर जो सॉइल होती है वो ऐसे अचानक से गिरती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज दी लैंड स्लाइड। इसको हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। लैंडस्लाइड्स को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, मास वेस्टिंग की कैटेगरी में रखते हैं। इसका मतलब क्या है, इट रेफर्स टू एनी सॉइल एंड रॉक मूवमेंट डाउनहिल कॉज्ड डायरेक्टली बाय द ग्रेविटी। तो ये मास वेस्टिंग है क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीजें जो है वो नीचे की तरफ गिर रही हैं एंड इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। एंड उसके पीछे के बहुत सारे फैक्टर्स है। ग्रेविटी तो अपना नॉर्मल काम कर रही है एवरी देन एंड देयर, वो जैसा है जैसी है वैसी ही है ग्रेविटी की जो प्रवृत्ति है, लेकिन लेकिन क्या ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से ऐसा इम्पैक्ट हो रहा है। लाइक यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन दैट देयर इज अ माउंटेन, ठीक है, ये माउंटेनियस रीजन है। अब इन माउंटेनियस रीजन्स पे क्या होते हैं, ढेर सारे पेड़ लगे होते हैं, ठीक है, और लॉट ऑफ ट्रीज आर ओवर देयर। तो ये ट्रीज अगर यहाँ पे रहते हैं, जो भी ये जो ट्रीज हैं दीज आर देयर, तो जब तक ये ट्रीज है तो व्हाट हैपन, इनका जो रूट्स होता है काफी डीपली पेनिट्रेट रहता है, राइट। तो ये क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रखे रहते हैं, ठीक है। तो सॉइल के होल्ड करने की वजह से यहाँ से जो है लैंडस्लाइड नहीं होता, क्योंकि काफी उनके रूट्स, जो आपने कभी पौधे, छोटे छोटे पौधे भी अगर आप जमीन से निकाल करके देखोगे तो सॉइल जो है वो पकड़े रहते हैं। तो इनकी जो सॉइल होती, इनकी जो रूट्स होती हैं, इनके जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बहुत अच्छे से पकड़ करके रखी रहती है, दे हेल्ड इट रियली वेरी नाइसली। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब हम ये डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, ठीक है, अब ये जो माउंटेन्स हैं, ओके, अब ये जो माउंटेन्स हैं, अब इन माउंटेन्स पे यू कैन नॉट सी एनी काइंड ऑफ द ट्रीज। सो व्हाट हैपन कि अगर किसी भी तरीके का थोड़ा सा भी कुछ मूवमेंट होता है एंड उसकी वजह से ऑल ऑफ अ सडन यहाँ से मास मूवमेंट होने लगता है, यहाँ से सॉइल का, रॉक का, डेब्रिस, व्हाटएवर जो भी चीज़ है वो एकदम से नीचे की तरफ स्लाइड करने लगती हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है। सो दैट इज द रीजन। तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन एक रीजन हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कौन से रीजन हो जाता है, हैवी रेनफॉल एंड द अर्थक्वेक। सो दीज आर द नेचुरल वंस। अब यहाँ पे अब खुद सोचो कि डिफॉरेस्टेशन हो रखा है एंड बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर बारिश होने लगती है, रेन, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त जो है यहाँ पर रेन हो रहा है, एकदम क्लाउड बर्स्ट हो गया या फिर कुछ तो है, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। तो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि यहाँ से जो है लैंडस्लाइड होगा बिकॉज देयर आर नो ट्रीज इन ऑर्डर टू होल्ड इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अर्थक्वेक इज अ नेचुरल मूवमेंट, नेचुरल थिंग विच हैपन्स ऑन आवर अर्थ। तो ये जो अर्थ जो मूव करता है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली बात है शेकिंग होती है एंड again the landslide happens. Next point over here is the mining. mining भी एक रीज़न होती है क्योंकि आप जो है माइनिंग क्या करते हो, ऊपर से नहीं, मतलब नीचे की तरफ से आप खोखले करते जा रहे हो, यू आर खोखला करते जा रहे हो। तो इससे क्या होता है कि कुछ भी अगर सपोज हल्का सा भी अर्थक्वेक आया, कुछ भी हुआ तो गिरते हैं बहुत ज़ोर की, एंड उसके साथ साथ जो भी माइनिंग हो रही होती है तो नीचे जो होल है वो तो गया ही गया, ऊपर से सारी चीज़ें नीचे गिर जाएंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी दूर तक भी दिखता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो द रीजन, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रीज कट हो रहे हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में भी तो यही सीन होता है ना कि ट्रीज कट हो रहे हैं एंड इट इज़ द सेम झूम कल्टीवेशन कि आपने जो है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम एक जगह का पूरा एरिया क्लीन किया, वहाँ पे एग्रीकल्चर किए एंड वंस द फर्टिलिटी इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू नीड,
तो आप उसको अबैंडन करके दूसरी जगह पे जाते हो, फिर वहाँ पे ट्रीज कट करते हो एंड देन अगेन यू स्टार्ट डूइंग दी एग्रीकल्चर ओवर देयर। सो ये जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती रही है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी एक इसके पीछे रीज़न होता है, जो कि इनडायरेक्टली इज रिलेटेड टू दैट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट इज द अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में क्या है, बिकॉज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वी नीड मोर लैंड इन ऑर्डर टू वी आर एक्चुअली acquiring lot of land in order to build the houses, घर बनाने के लिए। अब ये जो घर बन रहे हैं ये कहाँ पे बन रहे हैं, ऑन दीज लैंड्स जो कि एक्चुअली आर नॉट गुड फॉर द अर्बनाइजेशन पर्पस। सो जिसमें से कि एक जो है धर्मशाला आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है जो कि अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ही न्यूज़ में था। तो कौन सा मठ, कौन सा एरिया था जहाँ पे कि लैंडस्लाइड्स के खतरे एक्चुअली हो रहे थे बिकॉज ऑफ दिस थिंग, because of the uncontrolled this urbanization, because of the uncontrolled development which was being done by the government and by the other people also। तो कौन सा है वो जगह, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, डू लेट मी नो। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन भी जो है एक रीज़न है लैंडस्लाइड्स को लेकर के, जो कि सही लोकेशन पे ना बना करके वो किधर भी जो है वो एक्चुअली बना रहे हैं। तो हियर यू कैन सी द काइंड ऑफ लैंडस्लाइड्स, डिफरेंट लैंडस्लाइड्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि रॉक स्लाइड हो रहा है, डिफरेंट जो रॉक्स हैं ऑल ऑफ अ सडन जो है दे आर स्लाइडिंग आउट ऑफ द माउंटेन। यहाँ पे आप डेब्रिस जो है वो फ्लो कर रहा है, दीज आर नॉट द रॉक्स बट जो ये माउंटेन पर से डेब्रिस जो है, मिट्टी हो गए, छोटे मोटे पत्थर एंड ऑल रॉक्स हो गए, वो जो है वहाँ से गिर रहे हैं। ये जो इस टाइप की जो डेब्रिस फ्लो है, बहुत सारे लोग जो कि माउंटेनियस रीजन्स में रहते होंगे तो उन्होंने दे मस्ट हैव सीन दिस थिंग। इस टाइप की चीज़ें तो हैं वो अक्सर देखने के लिए मिल जाती हैं। हियर यू कैन सी द लैंडस्लाइड ऑल्सो, हियर यू कैन सी लैंडस्लाइड हैज़ हैपेंड एंड वन मोर रीज़न बिहाइंड द लैंडस्लाइड इज द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो है नीचे से गायब होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो लैंडस्लाइड यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, हियर यू कैन सी दी सबमरीन लैंडस्लाइड, मतलब क्या है कि पानी के अंदर ही जो है यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है। तो सबमर्ज्ड फॉर्म में अंदर ही लैंडस्लाइड हो रहा है, दैट इज दी सबमरीन लैंडस्लाइड ओवर हियर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट रिवर बैंक कोलैप्स। सो दिस ऑल्सो हैपन्स जब फ्लड आया या फिर जो ये रिवर जो है अपने फ्लो की वजह से ये रिवर बैंक जो है उसको कट करती जाती है और आगे की तरफ मतलब कट करती है, इसकी जो रिवर की फ्लो होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके बैंक जो होते हैं वो भी थोड़े से पोरस हो जाते हैं एंड दैट ऑल्सो फॉल। सो दैट इज ऑल्सो द काइंड ऑफ लैंडस्लाइड दैट हैपन्स। देन द लैंडस्लाइड कॉज्ड बाय द पुअर रोड कंस्ट्रक्शन, ये भी बहुत ही नॉर्मल है जो कि इंडिया में होती हैं ये सारी चीज़ें। ओके, सो दीज आर द काइंड ऑफ लैंडस्लाइड्स विच आर एक्चुअली हैपनिंग ओवर हियर। Next topic is the center mandated health spendings has positive impact. So this is the study which has shown कि सेंटर का जो एक रूल लेकर के आए थे सेंटर ने, तो उसकी वजह से जो है एक अच्छा इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिला है। एंड वो इम्पैक्ट क्या है कि सेंटर ने कहा कि आपको हम फंडिंग तभी करेंगे जब आप हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो फॉलो करेंगे, हमारे जो स्पेसिफिकेशंस है आप अगर उसको फॉलो करोगे देन ओनली वी विल बी फंडिंग यू। तो इस चीज़ की वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट्स थे दे वर कंप्लाइंग विद द सेंटर्स आइडिया, सेंटर्स ये जो भी उनके जो मैंडेट्स थे, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसको लेकर के। खैर, तो नेशनल हेल्थ मिशन हैव गिवन अ पॉजिटिव फ्लिप, यहाँ पे कह रहे हैं इस आर्टिकल में कि नेशनल हेल्थ मिशन ने जो है एक अच्छा पॉजिटिव फ्लिप दिया है व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ सेक्टर। हमारे हेल्थ सेक्टर इंडिया के हमारे पूरे कंट्री का जो हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिला है एंड थैंक्स टू द नेशनल हेल्थ मिशन ओवर हियर। एक स्टडी जो कि पब्लिक हेल्थ फॉर ऑल जर्नल, इसमें जो है वो पब्लिश किया गया था और इसमें क्या कहा गया है कि 15 साल जो पिछले 15 साल का अगर हम रिजल्ट देखें तो अभी जो है वो बहुत अच्छा हो गया है हमारा हेल्थ सेक्टर। द स्टेट्स रिसीव्ड सेंट फंडिंग,
सेंड फंडिंग, जो स्टेट है अभी जस्ट जो मैंने आपको बात बताई कि वो तभी उनको फंडिंग मिल रही है ओनली इफ दे कंपाइल्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट्स स्कीम्स एंड स्टेट्स वर नश टू एनहांस इन्वेस्टमेंट इन द प्राइमरी हेल्थ केयर। तो सेंटर ने कहा कि आपको जो है फंडिंग हमारी तरफ से तभी मिलेगी जब हमारा जो स्कीम है उससे आप कंप्लाई करेंगे एंड द स्टेट्स वर नश्ड टू एनहांस इन्वेस्टमेंट, उनको जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ा था प्राइमरी हेल्थ केयर में, सो दैट जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उनकी सिचुएशंस बेटर हों इस चीज़ की वजह से। तो ये जो सेंटर को ये जो स्टेट को फंडिंग चाहिए, सेंटर विल बी लाइक यू हैव टू डू दिस इन ऑर्डर टू गेट इट, तो दे वर लाइक ठीक है हम कर रहे हैं, तो सेंटर वाज लाइक चलो ले लो, ओके। सो दिस इज समथिंग विच हैज़ हैपेंड एंड ये जो बहुत ही एक्चुअली सही चीज़ हुई है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिला है। जो रिसर्चर्स थे उन्होंने ये चीज़ स्टडी करी कि जो इम्पैक्ट है पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ की एंड जो सेंटर्स की कंट्रीब्यूशन रही है 4 स्टेट्स में, तमिलनाडु, केरला, हरियाणा एंड बिहार में। यहाँ पे इन्होंने देखा कि जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ थी उनकी इम्पैक्ट इन 4 स्टेट्स में बहुत अच्छी पड़ी है। कौन से स्टेट्स हैं ये? तमिलनाडु, केरला, हरियाणा एंड बिहार यहाँ पे। इसके अलावा दे हैव फाउंड दैट the states had slowly increased allocation to their health budgets। अब इनको ऑब्वियसली बात है कि सेंटर से फंडिंग चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में जो है इनको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, सो द स्टेट्स आर डूइंग दिस थिंग एंड इन सारी चीज़ों की वजह से जो सेंटर है इनको फंडिंग भी दे रहा है एंड इसके साथ साथ जो स्टेट्स में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो भी बेटर होती जा रही हैं। ओके, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग एंड इन अ वेरी गुड वे। तो जो टारगेट बजट है, द टारगेट ऑफ 8% टोटल स्टेट बजट हैज़ येट टू बी अचीव्ड। हालांकि अभी जो स्टेट्स ने हेल्थ सेक्टर में अपना जो बजट है वो इंक्रीज कर दिया है, बट स्टिल हमारा जो टारगेट 8% का है वो अभी हमारा अचीव नहीं हुआ है ये टारगेट। और ये टारगेट जो है हमने 2017 में ही सेट कर लिए थे कि हम इतना % जो है वो लेकर के आएंगे। 2018-19 में जो स्टेट्स की एस्टिमेटेड स्पेंडिंग थी दैट वाज 5.2%, ठीक है, 5.2% ऑफ द टोटल बजट ऑन दी हेल्थ। जो स्टेट्स की स्पेंडिंग थी वो कितनी थी? 5.2%, जितना बजट एलोकेट किया उसका इतना जो था इन्होंने स्पेंडिंग किया था। द डिस्पेरिटी इन पर कैपिटा पब्लिक स्पेंडिंग अक्रॉस द स्टेट्स हैज रिड्यूस्ड। सो पर कैपिटा स्पेंडिंग जो है यहाँ पे आपको ज़रूर रिडक्शन देखने के लिए मिल रही है, लेकिन अभी यहाँ पे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है। इट इज still continuing to struggle with the issue of underspending of the funded allocated funds। तो जो भी allocated funds हैं, सपोज कि 10 रुपए हैं तो उसमें से सिर्फ कुछ ही % जो भी फंडिंग हो रही है, तो ये भी नहीं है कि सारी की सारी फंडिंग जो है वो ये लोग स्पेंड कर दे, तो वो भी नहीं हो रहा एज यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, तो जो टोटल बजट है उसका सिर्फ 5.2 ही हो पा रहा है। टोटल बजट वो सिर्फ हेल्थ का ही बोल रहे हैं, तो इन्होंने जितना उसके लिए इन्वेस्ट किया था उतना भी नहीं हो रहा है, उससे कम ही हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ विच ये अभी भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो स्ट्रगल कर रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन इज नॉट लाइकली टू विड्रॉ कंडीशंस। अब यहाँ पे ये कंडीशंस जो कह रहा है कि आपको हमारे कंडीशन से कंप्लाई करना पड़ेगा स्टेट्स को, तो उस चीज़ को ये लोग इसको विड्रॉ करने के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। And 2 contributions it makes to the states in the near future given that the mission is invested with the implementing। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये सेंटर जो स्टेट से जो है वो किसी तरीके का अपना ड्रॉबैक नहीं, विड्रॉ नहीं कर रहे हैं एंड जो स्टेट्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एंड स्टेट्स भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। दो ये जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है ठीक है, एंड दीज आर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो सेंटर है वो स्पॉन्सर कर रही है इस स्कीम को विद द साइजेबल लोकेशन। द रिसर्चर्स कंक्लूड ओवर हियर ऑन दिस थिंग। अब इसके अलावा कि अगर आपको सेंटर की तरफ से पेमेंट चाहिए तो स्टेट्स को क्या करना होगा? कॉन्क्रीट प्लान लेकर के आना होगा। दे हैव टू बिल्ड अप कॉन्क्रीट प्लान्स रिलेटेड टू दी प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम।
ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है उस चीज को इनको डेवलप करने की जरूरत है। एंड दिस व्हाई इट इज सपोज टू बी डन to achieve one of the key objectives of the national health mission, that is the universal health coverage। तो यहाँ पे इनको प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है वो भी इनको बेटर करना पड़ेगा। क्यों? ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात कर रहे हैं कि हर किसी को हेल्थ कवरेज मिले, मतलब हर कोई जो है हेल्थ फैसिलिटीज का लुफ्त उठा सके। तो इस चीज के लिए स्टेट्स को एक अच्छा प्लान लेकर के आना होगा, सो दैट everyone could have the access to the health facilities. Now for states to develop a clear road map, अब ये जो states है इनको road map, clear road map चाहिए होगा in order to do anything implementation सारी चीज़ों को करने के लिए। तो the center must develop a national database। अब यहाँ पे ये तरीके से suggestion दिया जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि states जो है वो एक road map बनाए, सही ढंग से काम करे, तो उस चीज़ के लिए सेंटर को एक नेशनल डेटाबेस ऑफ हेल्थ सिस्टम देना पड़ेगा। एंड व्हाई इट इज सपोज टू बी डन, सो दैट हर किसी को अपने स्टेट्स का जो है एक डेटा सही ढंग से पता हो कि वहां पे कितने हिसाब से क्या चीजों की जरूरत है, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन टेक द डिसीजंस ऑन दैट। द पॉजिट दैट द वे फॉरवर्ड इज टू मेक रियलिस्टिक एस्टिमेट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग। यहाँ पे रियल एस्टिमेट की बात कर रहे हैं कि ये जो डिलीवरी करनी, मतलब हर किसी यूनिवर्सल जो कवरेज अगर करना है हमको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल पे हेल्थ केयर को लेकर के, तो यहाँ पे हमको क्लियर रोड मैप चाहिए। उस चीज के लिए हमको जो है प्रॉपर डेटा देने की जरूरत है, सो दैट रियल जो मतलब एक तरीके से एक डेटा जो है कंक्लूड कर पाए कि हाँ भैया हमको इतना अमाउंट की जरूरत पड़ेगी टू अराइव एट अ थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ cost per year of quality adjusted life year gained through primary health care, gained through primary health care interventions। so this is what they are saying कि जो सेंटर ने एक ट्रिगर स्टार्ट किया था नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू कि यस आप जो है ये काम करिए, सो वी विल बी पेइंग यू द मनी। तो यहाँ पर जो है इन्होंने अच्छा खासा स्टेट्स ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। स्टेट ने इन्वेस्टमेंट किया तो सेंटर ने भी उनको जो है स्पॉन्सर किया, उनको जो है पैसे पास ऑन करने शुरू कर दिए थे। एंड इन सब चीज़ का इम्पैक्ट हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, दैट वी आर एबल टू सी कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो सुधर रहा है। हालांकि अभी भी इसमें सुधरने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन एक पॉइंट तो ये ज़रूर है कि काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज सेंटर बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस टू कंट्रोल द प्राइस राइस इन इंडिया। तो जो ये प्राइस की राइस है उसको कम करके रखने के लिए, ठीक है, प्राइस की जो राइस है उसको कम करके रखें, ठीक है, आने वाले टाइम में जो चावल की जो प्राइस है उसको इंक्रीज ना हो, इस चीज़ के लिए इन्होंने जो भी बासमती चावल नहीं है, नॉन बासमती की बात हो रही है, तो जो भी बासमती चावल नहीं है उनको एक्सपोर्ट होने से इन्होंने जो है वो रोक दिया है। तो यूनियन मिनिस्टर this Directorate General of Foreign Trade under the Union Commerce Ministry, इन्होंने अनाउंस किया है कि हम नॉन बासमती वाइट राइस को जो है अब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि जो भी शिप्स, ठीक है, जो भी शिप्स जो हैं वो यहाँ पे डॉकयार्ड पर है, उसके ऊपर लोडिंग हो चुकी है, इन बोरियों की जो है वो लोडिंग हो चुकी है जिनकी, तो उनको एक्सेप्ट कर, उनको जो है एक्सेप्शन के फील्ड में डाल दिया गया कि ठीक है लोडिंग हो गई है तो आप इसको लेकर के जा सकते हो, लेकिन अगर लोडिंग नहीं है तो यू आर नॉट सपोज टू टेक इट, ठीक है। तो नॉन बासमती राइस ऑन शिप्स हैड कमेंस्ड बिफोर द नोटिफिकेशन, शिपिंग के शिप्स पर जो है पहले से लोडिंग का काम जो है वो स्टार्ट हो गया है ये नोटिफिकेशन आने से पहले, तो वो कंसाइनमेंट जो है वो तो जाएगी ही जाएगी। तो उन चीज़ों के ऊपर जो है, उन वेसल्स के ऊपर इस ये जो नोटिफिकेशन का कोई भी इम्पैक्ट हमको देखने के लिए नहीं रहेगा, ठीक है। दिस हैज़ बीन टेकन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्राइस। अभी कह रहा है कि नॉन बासमती राइस वॉज एक्सपोर्टेड अंडर द कैटेगरी फ्री ट्रेड विथ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ द 20% अर्लियर। हमको जो है 20% ट्रेड इतना ड्यूटी
सब्सिडी दे करके जो है ये सारी चीज़ें द नॉन बासमती राइस वाज एक्सपोर्टेड, इसको एक्सपोर्ट किया जाता, सॉरी इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा था अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्री विथ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ 20%, फ्री। तो ये चीज़ को जो है इन्होंने जो है अभी बंद कर दिया है कि अब तो हमको देना ही नहीं है, सो दैट हमारे घर में इन चावलों की जो प्राइस है वो इंक्रीज ना हो जाए कमी की वजह से। द रिटेल प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड बाय 11.5% ओवर द ईयर एंड 3% ओवर द पास्ट मंथ। अगर पिछले महीने से अगर हम कंपेयर करें तो 3% जो है वो प्राइस हाइक हो चुकी है, बढ़ चुकी है, एंड 11.5% जो है प्राइस राइज हो चुकी है अगर आप पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो इसीलिए जो है यहाँ पर बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अर्ज किया है कि आप चीतास जो हैं उनको, चीतास को दूसरे किसी लोकेशन पे शिफ्ट करो बिकॉज दे आर डाइंग, एंड ये एक मेजर कंसर्न है। कुनो नेशनल पार्क में अभी रिसेंटली जो चीतास की डेथ हुई थी, ठीक है, चीतास की डेथ हुई थी, तो इस चीज़ की वजह से व्हाट वी द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकिंग इट इनटू कॉग्निजेंस कि भाई अब जो है इसको हटाओ, इसको इफ नॉट डू नॉट मेक इट द प्रेस्टीज इशू, इसको जो है अपना प्रेस्टीज का इशू मत बनाओ कि हमने यहाँ पे रखने का था एंड यहीं पे ही रखेंगे चाहे जो भी हो जाए करके, क्योंकि काफ़ी टाइम आप लोगों ने भी ये जो इशू है वो फेस करे होंगे इन दी यूपीएससी पेपर कि अरे भाई ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, इसको कैसे नहीं करूँगा या करूँगी, मेरे को तो इस चीज़ को कैसे भी करके जो है वो सॉल्व करना ही है। तो वो चीज़ जो है प्रेस्टीज इशू, इस चीज़ को नहीं बनाना है, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को लेकर के डायरेक्ट किया है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपको इनको जो है वो आप हटाइए, दूसरी जगह पर लेकर के जाइए बिकॉज दे आर नॉट इन गुड कंडीशन। एंड कुनो नेशनल पार्क में एंड ये चीतास की डेथ क्यों हो रही है, मैंने मेनी अ टाइम्स आई हैव डिस्कस दिस थिंग, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर से इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। ओके चलो, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू दी नो क्विक फिक्स। ये हमारा एडिटोरियल है, नो क्विक फिक्स, इस चीज़ को हम देखेंगे एंड दिस इज रिलेटेड टू दी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 इस चीज़ से रिलेटेड है ये हमारा आर्टिकल, नो क्विक फिक्स। तो रिसर्च को लेकर के है ये एक्चुअली पूरा का पूरा सीन, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये अभी रिसेंटली हमने देखा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल जो है ये सरकार लेकर के आई है, ये पब्लिक डोमेन में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये देखा जा रहा है दैट दे आर डिसाइडिंग, दैट इज़ द गवर्नमेंट इज़ डिसाइडिंग इन ऑर्डर टू रेज 50,000 करोड़ रुपीज़ बजट, इतना जो बजट है ये एलोकेट करने का सोच रहे हैं। किस चीज़ को लेकर के, रिसर्च को लेकर के। हम चाह रहे हैं कि अगले 5 साल में हमारे पास जो है वो इतना बजट एक्चुअली हो जाए। अब ये जो है नेशनल रिसर्च दिस फाउंडेशन, ये कहाँ से इंस्पायर होकर के इस चीज़ को हम लेकर के आए हैं, तो वी हैव एक्चुअली बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल साइंस फाउंडेशन, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट का नेशनल साइंस फाउंडेशन है एक, वहाँ से हम इंस्पिरेशन लिए हैं और यहाँ पर जो बजट है वो है $8 बिलियन। क्या बजट है इनका? $8 बिलियन। एंड इनकी जो मेजर सोर्स है कि कहाँ से इतने पैसे जो हैं ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी करके, तो ये क्या है, मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग, ये किस चीज़ के लिए, पहले तो ये देख लेते हैं कि किसके लिए फंडिंग है। तो ऑब्वियस सी बात है कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूरोपियन रिसर्च काउंसिल, ये यूरोप का, विच फंड्स बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। तो अमेरिका जो है वो फंडिंग $8 बिलियन की है, तो वो कहाँ पे स्पेंड करने के लिए है? कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में। यूरोप में जो है वो किस चीज़ को लेकर के है? बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च के लिए यहाँ पर ये अपने जो भी फंड होते हैं उससे ये यूज़ करते हैं वहाँ पर। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग यू कैन सी ओवर हियर दैट यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, ये एक्चुअली दे आर थिंकिंग इन ऑर्डर टू गेट दी 36,000 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। इन्होंने कहा कि भैया हम प्राइवेट सेक्टर से जो है वो 36,000 रुपीज़ जो है वो हम यहाँ से इनसे जो है लेंगे, यानी 50,000 करोड़ रुपीज़ का जो है हमने यहाँ पर बजट रखा हुआ है। एंड 50,000 करोड़ में से 36,000 करोड़ रुपीज़ जो है इन्होंने कहा है कि हम
इनकम प्राइवेट सेक्टर से जो है ये इनको मिलेगा, ठीक है। तो बल्क एक अच्छा खासा अमाउंट इनको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब ये अच्छा खासा अमाउंट ये कहाँ से कैसे लेंगे, दे वुड बी एबल टू डू इट थ्रू दी CSR, क्योंकि जो भी ये प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनको अपना एक अमाउंट कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे जो है इनको काम करना होता है इन ऑर्डर टू डू इट फॉर द वेरियस थिंग्स। बहुत सारे जो डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ हैं ऑल, उस चीज़ को लेकर के CSR जो है ऑब्लिगेशन है, दे हैव टू डू इट। तो वो उसके थ्रू दे वुड बी एबल टू रेज दी 36,000 करोड़ रुपीस। तो इन्होंने इस चीज़ को अपना टारगेट बनाया हुआ है। डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स शोज कि फिजिकल ईयर 2022 में कंपनीज ने 14,588 करोड़ रुपीस जो है वो CSR के बजट के, CSR ऑब्लिगेशंस के बजट मतलब इस के तौर पे जो है इन्होंने इतने रुपीस जो है वो खर्चे किए, इतने करोड़ रुपीस, 14,588 करोड़ रुपीस 22 का है ये, कि इतना जो है इन्होंने खर्चा किया था। तो ये 1 साल की बात है, तो ये हमने टारगेट लिखा है, लिखे हुए हैं 5 इयर्स के लिए टारगेट रखा हुआ है। सो वी कैन डू दैट वेरी इजीली, राइट। CSR ट्रेंड्स सजेस्ट कि यहाँ पे अब CSR के जिस हिसाब से अगर हम ट्रेंड देख रहे हैं तो उस हिसाब से अगर देखें कि नियरली 70% ऑफ सच फंड्स वर स्पेंड। अभी यहाँ पे जो ट्रेंड जिस हिसाब से हमको CSR की ये जो कॉरपोरेट्स होती हैं, ये जो कंपनीज होती हैं, तो ये कहाँ पे स्पेंडिंग करती हैं, तो इनका ट्रेंड अगर देखें तो इनकी स्पेंडिंग एजुकेशन, हेल्थ केयर और सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वहाँ पे ये अपना पैसा लगाते हैं, वहाँ पर जो है ये खर्चा पानी एक्चुअली करते हैं, ओके। Moreover, many of the companies spent on the initiatives that are located within their own communities। काफ़ी टाइम जो है वो वहीं पे ही CSR का अमाउंट खर्चा करते हैं जो कि उनकी कम्युनिटीज़ के अंदर ही किसी तरीके का कोई काम हो, कोई इनिशिएटिव हो उस चीज़ को करने के लिए। अब यहाँ पर एक और पॉइंट ये देख ले कि बजटिंग की अगर हम बात करें, तो इंडिया जो है वो 0.6 से 0.8% ही अपने GDP का इसके ऊपर लगाती है। तो इट हैज़ लैग्ड बिटवीन दिस ओनली और लोअर देन यू कैन से 1% to 2% बाय द अदर कंट्रीज, spent by other countries with an economic base reliant on the science and technology। तो हम जो है 0.6 से 0.8% तक की ही जो स्पेंडिंग है वो हम एक्चुअली में कर पाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम कंपेयर करें चाइना, US एंड इजराइल की, तो जो इनकी प्राइवेट सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूट कर देते हैं, 70%। तो जो भी इनका रिसर्च एक्सपेंडिचर होता है उसका 70% ये लोग आराम से जो है अपने प्राइवेट सेक्टर से लेकर के उसके ऊपर खर्चा कर देते हैं। बट इंडिया अपने बजट से एलोकेट, अपने पॉकेट से जो है वो एलोकेट करती है गवर्नमेंट, तो वो 0.6 से 0.8 ही % हो पाता है जितनी की इनको नीड है। वेरियस इन इंडिया दिस वाज ओनली 36%। अगर हम यही चीज़ प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कंपेयर करें तो इंडिया में सिर्फ 36% ही जो है वो रिसर्च एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चा हो पाता है, विच इज़ रफली अराउंड 2 लाख करोड़ रुपीज़ इन 2019-2020। So this has been said over here, जो कि यहाँ पे बहुत ही important and informative एक्चुअली ये एडिटोरियल है आप लोगों के लिए कि कहाँ पे किस हिसाब से स्पेंडिंग होती है, इंडिया में क्या होता है एंड ऑल। यहाँ पे चैलेंज क्या है, चैलेंज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ सच कंपनीज बट द फैक्ट दैट देयर आर टू फ्यू ऑफ देम। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसी कंपनीज की हमको कमी नहीं है जो कि स्पेंड करे, बट एक्चुअली दिक्कत क्या है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनीज ही बहुत ही कम है। सो दैट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर। सो हमारे लिए ये एक प्रॉब्लम जो है यहाँ पर स्टैंड करती है। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से रिलेटेड नो क्विक फिक्स जो है वो हमने यहाँ पर कर लिया। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाला। तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एंड दिस न्यूज़ इज रिलेटेड टू द कर्च ब्रिज अटैक सिग्निफिकेंट। व्हाई इज दिस ब्रिज अटैक सो सिग्निफिकेंट, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं, मतलब सिग्निफिकेंटली बोल रहा है कि एक्चुअली ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू क्यों है करके।
ठीक है, तो ये चीज़ तो मैं आपको पहले भी अपने आर्टिकल में पहले भी अपने क्लास में बता चुकी हूँ कि ये क्रीमिया से रशिया को जोड़ने वाला इकलौता वे था रेल रोडवे था। अब यहाँ पे रेल रोडवे कैसे पता चलेगा भाई, देखो यहाँ पर जो है रोडवे भी था और यहाँ पे रेलवे भी था, ठीक है, दोनों के ही थे। यू कैन सी ओवर, ये बहुत ही अच्छे से ग्राफिक्स जो है यहाँ पे द हिंदू में शो करे गए हैं, ठीक है। तो एक तरफ रोडवेज का भी था और एक तरफ रेलवेज का भी था, तो ये इसीलिए इसको रेल रोड बोला जा रहा है, रेल रोड ब्रिज इसको जो है एक्चुअली में बोला जा रहा है। तो इसी चीज़ को मतलब ये बेसिकली रशिया ने बनवाया था इन ऑर्डर टू लिंक विद द क्रीमिया से लिंक करने के लिए। तो हमने जैसे कि पहले भी देखा कि ये क्रीमिया से लिंक क्यों किए, एक तो यही एक वे था थ्रू विच वी कैन एक्चुअली कनेक्ट बोथ दीज प्लेसेस, दोनों को ही जो है कनेक्ट कर सकते थे। एंड ये रशिया ने कहा कि हमने तो इसको एज अ मिलिट्री वे इसको तो काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया था, तो इसके ऊपर अटैक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बट यहाँ पर यूक्रेन ने जो है फिर भी अटैक किया। सो दिस इज समथिंग विच इज़ बीइंग ब्लेम्ड बाय द रशियन गवर्नमेंट। तो रशिया जो है वो इस चीज़ को लेकर के ब्लेम कर रही है। यू कैन वेरी क्लियरली सी कि ये किस टाइप का ब्रिज था, ठीक है। अब ये जो कर्च ब्रिज अटैक है, एक बार और हम इसको देख लेते हैं क्योंकि टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में आया है, तो एक बार और देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि रशिया जो है उसको क्रीमिया से जोड़ने के लिए इस ब्रिज को, कर्च ब्रिज जिसको कहा जाता है, इसको बनाया गया था। एंड ये बोला जा रहा है कि यूक्रेनियन सी ड्रोन्स जो थे उसने इसके ऊपर अटैक किया, जिसमें कि दो जो पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो गई, उनकी बेटी जो है वो सीरियस पोजीशन में है, बट शी इज अलाइव। दो यूक्रेन ने जो है इस चीज़ को लेकर के अपनी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करी है, लेकिन जो सिक्योरिटी सर्विसेज है उन्होंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि यूक्रेन इस चीज़ में इन्वॉल्व ज़रूर है। रशिया रिटेलिएटेड, अब रशिया ने जो है इस चीज़ के ऊपर जवाब देने के लिए इन्होंने जो ओडेसा पोर्ट है यूक्रेन में, वहाँ पर उन्होंने अटैक किया है ओडेसा पोर्ट में। एंड दिस ब्रिज हैज़ बीन टारगेटेड बिफोर एज वेल। द रीसेंट अटैक एड्स टू अ significance in the ongoing conflict over here between the Russia and that of the Ukraine। ठीक है, अब इस चीज का इंपॉर्टेंस देख ले। अब कर्च ब्रिज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट है, ऑपरेशनल इम्पॉर्टेंस रहता है फॉर दी रशिया, बिकॉज ये जो एरिया है वो एक तरीके से जोड़ रहा, एक तरीके से क्या, ये एक्चुअली कनेक्ट कर रहा है रशिया एंड क्रीमिया को। यहाँ से कट ऑफ कर देने की वजह से क्रीमिया जो है वो अलग थलग हो गया। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि जो ये भी रिबेल कर सकते हैं या फिर समथिंग कैन हैपन ओवर देयर, एंड रशिया जब तक जो है इस चीज़ को लेकर के एक्शन करे तो हो सकता है वहाँ पे सिचुएशन ख़राब भी हो जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज़ से देखें, प्रोटेक्शन के पर्पज़ से देखें, तो इन सारी चीज़ों की पर्पज़ से अगर हम देखें तो ये जो अटैक है वो एक्चुअली सही नहीं रहा है फॉर दी रशिया। कंस्ट्रक्टेड, ये जो रशिया ने कंस्ट्रक्ट करा था जब क्रीमिया को इन्होंने 2014 में अपने अंडर ले लिए थे इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, रशिया एंड क्रीमिया में एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिठाने के लिए इन्होंने ये चीज़ जो है इसको बनाया था। ना ये जो ब्रिज है ये क्रिटिकल लॉजिस्टिक सप्लाई लिंक के तौर पर जो है वो काम करता है फॉर दी रशियन ट्रूप्स जो कि कहाँ पर है, हु आर स्टेशनड इन द साउथ, फैसिलिटेटिंग मूवमेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न यूक्रेन थ्रू डॉनबास एंड खेरसोन ऑफ दी टू दी क्रीमिया, टू दैट ऑफ द क्रीमिया, क्योंकि यहाँ पे जो है यूक्रेन क्रीमिया के साथ जो है यहाँ पर लगा हुआ है, जॉइंट है, ठीक है, क्रीमिया है एंड इधर ही जो है वो यूक्रेन भी है। तो एक यहाँ से कट ऑफ हो जाने की वजह से जो है वो एक इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट करेगा किनके लिए, विद फॉर द रशिया, बिकॉज दैट माइट क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर द फोर्सेज, जो रशियन फोर्सेज जो कि वहाँ पर हैं, एंड इनको सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए इनको दिक्कत होगी। हालांकि रशिया ने ये चीज़ कही थी कि वी आर एक्चुअली नॉट यूजिंग दैट ब्रिज इन ऑर्डर टू डू एनी काइंड ऑफ मिलिट्री एक्टिविटी, बट स्टिल दे डिड दिस थिंग। तो इस वजह से रशिया जो है वो बहुत गुस्से में है।
हैं। यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव, यूक्रेन जो है वो काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया है विद एडवांस्ड वेपनरी। काउंटर ऑफेंस मतलब उन्होंने जो एक तरीके से जवाब दिया है, एंड ये जवाब किस तरीके से दिए हैं, थ्रू द वेपन्स जो कि इनको सप्लाई हुआ है कहाँ से, वेस्ट साइड से, इन ऑर्डर टू चैलेंज द रशियन फोर्सेस। तो ये यूक्रेन ये चीज़ नहीं समझ रहा है कि वो एक कठपुतली के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है बाय द वेस्टर्न्स, बाय द यूएस एंड द यूरोपियन कंट्रीज, एंड स्पेसिफिकली यूएस जो है वो इनको यूज़ कर रहा है लाइक कठपुतली, उसको एज अ पपेट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं एंड रशिया को टीज करने के लिए। एंड इसमें लॉस ऑल एंड ऑल किसका है, यूक्रेन का ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। समझदारी का डिसीजन यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी बैडली इम्पैक्टिंग द पीपल ऑफ यूक्रेन। खैर, प्रेसिडेंट ये जेलेंस्की जो हैं दे ही एक्चुअली आस्क फॉर मोर ऑफ द वेपन्स। अभी रिसेंटली हमने कल ही देखा कि जो नेटो समिट हुआ था वहाँ पे इन्होंने डिमांड किया था कि भाई हमको और जो है वो वेपन्स दीजिए, एंड यहाँ पर जो भी अलाइज थे उन्होंने प्रोवाइड किया, एंड यूके ने भी कहा है कि भैया हम जो है वो आपको देंगे। लॉन्ग रेंज रॉकेट्स दिए, क्रूज मिसाइल्स, टैंक्स और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स जो है वो यूक्रेन को प्रोवाइड किया है। बट अगर हम कहें कि बहुत ही सिग्निफिकेंटली कोई चेंज देखने के लिए मिला है, कोई इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है, तो एज सच कोई भी ब्रेक थ्रू विक्ट्रीज जो है वो देखने को नहीं मिली है। यूक्रेन हैज रिकैप्चर्ड सम टेरिटरी इन द साउथ ईस्ट बट द प्रोग्रेस हैज बीन स्लो। यूक्रेन जो है साउथ ईस्ट में कुछ एरियाज को रिकैप्चर ज़रूर किया है, लेकिन प्रोग्रेस जो है उतना बहुत ही स्लो है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वॉर इज़ अ कॉस्टली अफेयर डूड। खैर, द सिग्निफिकेंस ऑफ द काउंटर ऑफेंसिव, यूक्रेन जो, अब देखो भाई यूक्रेन जो है कोई भी अगर काम कर रहा है दैट इज बीइंग डन ऑन द मांग, वो सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, मांग रहा है। आई वॉन्ट मोर एंड मोर वेपन्स। तो ये वेपन्स जो है वो मांग करके एक तरीके से लड़ाई कर रहा है, लेकिन ये कब तक सरवाइव करेगा। तो यहाँ पे जो यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंस करके रशिया का ये जो लैंड ब्रिज था इसको इन्होंने डिसरप्ट किया है, तो इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, एंड इट हैज़ एक्चुअली कट ऑफ द सप्लाईज टू दैट ऑफ द सदर्न यूक्रेन। क्योंकि आप देख सकते हो कि सप्लाईज जो भी यहाँ से ब्रिज से जो है होते हुए जाती होंगी, तो यहाँ से क्रीमिया, एंड क्रीमिया से जो है वो फर्दर यूक्रेन में जो भी इनके सैनिक रह रहे हैं उनको जाने के लिए जो सप्लाई देने के लिए होता था, अब दे वोंट बी एबल टू डू दैट इफ दे आर मेकिंग यूज ऑफ दिस थिंग। रशिया ने कहा है कि यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर क्या पता, ठीक है, तो सप्लाईज शायद सप्लाई सेंड करने के लिए शायद यूज़ करते हों। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि चैलेंजेस क्या हैं अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुए इस चीज़ को लेकर के। तो रशियन हेल्ड टेरिटरीज हैव फॉर्मिडेबल फोर्टिफिकेशंस अलोंग द फ्रंट लाइन, स्लोइंग डाउन द मच एक्सपेक्टेड यूक्रेनियन काउंटर ऑफेंसिव। दिस हैज पुट प्रेशर ऑन यूक्रेन टू मेक द सिग्निफिकेंट गेन्स। द अटैक ऑन द कर्च ब्रिज हैज फर्दर इंटेंसिफाई द सिचुएशन। इट हैज़ नॉट काम डाउन, बट एक तरीके से जो है आँख में उन्होंने उनकी सुई घोंप दी है यूक्रेन ने। तो इसकी वजह से रशिया जो है इट इज़ नाउ गोइंग टू डेफिनेटली टेक सम वेरी एक्सट्रीम स्टेप, जिसमें से एक जो है आप लोगों ने देखा ही होगा कि ब्लैक सी ग्रेन डील जो थी, उससे जो ट्रीटी थी उससे भी वो लोग बैक ऑफ कर गए हैं रशिया, क्योंकि उनको किसी तरीके से कोई फ़ायदा नहीं था, राइट। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे यूएन, टर्की, इन सभी ने जो है वो मिल करके इनको बोला था कि भाई करने दो, यहाँ से जो है सप्लाई जाने दो, बट ऑल इन ऑल ये जो वेस्टर्न है या फिर जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा था, बट नॉट टू दैट ऑफ द यूक्रेन एंड नॉट इवन टू द रशिया। एनी काइंड ऑफ हेल्प वाज एक्चुअली, मतलब किसी भी तरह का कोई हेल्प इन चीज़ को देख करके मिल रहा था। खैर, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ न्यूज़ एनालिसिस। ओके, यहाँ पे MCQs हो गया, सॉरी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ न्यूज़ एनालिसिस। आई होप दैट all of you enjoyed it, and see you in the next video, that is of the MCQs. Bye bye, take care and have a great time. Good night.